Okay, now take out your exercise, everyone. First is which pass is located in the Himalayan system. हमें passes बताना है कि कौन से passes located है in the Himalayan system. तो ये आंसर है on Ma'am, page 107. Yeah, 107. Go to Northern Himalayas. See, नॉर्दर्न हिमालय रीजन का फर्स्ट पैराग्राफ मिला आपको? आप लोगों को ने देखा फर्स्ट पैराग्राफ? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. इसमें आपको फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन, there are three distinct ranges in Himalayas. Can you see that? 1, 2, 3, 4, fifth, sixth line. There are three distinct ranges in Himalayas. Ma'am, page number. Yes, ma'am. Page number 107. Ma'am, can you tell me what I done, because I was gone to institution for offline class. Okay, offline class you went. Okay. We had completed 14th chapter. Okay, ma'am. Okay, now we are doing question answer chapters. Yes. मैम आप आंसर्स लिखा मार्क करा रहे हो? हाँ, आंसर्स में मार्क करवा रहे मैम आप फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हो? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हो बच्चा। मैम एक बार रिपीट करेंगे? हाँ हाँ, go to page number 107. गए सब 107 पेज पे? यस मैम। Yes, ma'am. उसमें नदर्न हिमालयाज देखो, नदर्न हिमालयन रेंजेस, उसमें लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट फोर्थ लाइन, go to first paragraph last fourth line of Northern Himalayas ranges. There are three distinct ranges in Himalayas. Can you see that? Ma'am, वो last तक is located in this range उधर तक लिखना। हाँ, लेकिन आपको there are three distinct ranges से लेके holy place China is located in this range, वहां तक आपको लिखना है। Got it, everyone? Yes, ma'am. Ma'am, there are three distinct ranges से ले There are three distinct ranges से लेके last line of a paragraph. Ranges. Clear? Yes, ma'am. 107 page. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now, second question is, what is regolith? तो regolith आप soil में जाओगे, उसमें soil formation में जाओ. In soil formation, there are in this layer there are मैम पर हमें धरार से स्टार्ट करना है ना? हाँ, there are soil formation में there are gravel, smaller stones, pebbles, soil particles, etc., which are known as regolith. मिला? third line of soil formation में 111 page. Got it?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then next question is, which are the major types of rocks? States them. यानी आपको रॉक्स के बारे में भी बताना है और उसके बाद उसको स्टेट भी करना है, मतलब मैम पेज नंबर 110 पे जो है इग्नियस रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और मेटाफोरिक रॉक्स वो लिख दे। हाँ वही लिखना है और उनको स्टेट भी करना उससे है। पहले फ्रॉम यहाँ से आपको शुरू करना मैम है। पेज go to नंबर page number 109। 109 में रॉक्स में various types of rocks are formed due to different processes। मिला? रॉक में सेकेंड लाइन various types of rocks। got it? मिला? यस Yes, मैम ma'am. गया। हाँ वहां से लेके igneous rock, stratified Yes, rock ma'am. and metamorphic rock। मैम उसके बारे में तो नहीं लिखना है ना, उनके बारे में लिखना है हमें। हाँ स्टेट देम है ना। हाँ स्टेट देम है। स्टेट देम एक मिनट क्वेश्चन क्या है? विच आर द मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, सो दिस आर द मेजर और उसको स्टेट भी करना है। हाँ मतलब आपको इग्नियस रॉक, स्ट्रेटिफाइड और मेटामॉर्फिक का डिटेल भी लिखना है। मैम डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ सीधा आपको लिखना है इग्नियस, स्ट्रेटिफाइड एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मैम ये 3 पॉइंट में पूरा पैराग्राफ लिखना है। पूरा पैराग्राफ मतलब मैम पेज 1110 पे है ना वो पूरा। मैम मतलब जो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है वो पूरे के पूरा लिखना है। पूरा का पूरा लिखना है। ओके मैम। लिख लिया? डन? टेक द Yes, ma'am. यस मैम। state the formation of soil। पूरा soil formation पेज नंबर 111। डन। सॉइल फॉर्मेशन पूरा। पूरा मैम डन। डन? यस मैम। ओके okay now now the next question is, what is the next question? Soil formation हो गया, उसके बाद के क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लासिफाई नहीं, state the deposition, बांगर, मिनरल, रॉक और सॉइल। डिपोजिशन ये क्वेश्चन पूछता है। मैम शॉर्ट Deposition, नोट टाइप्स है। हाँ यानी छोटे छोटे उसके डेफिनेशन ये लिखने हैं। सी पेज नंबर 108 पे जाओ। 108 पे सेकेंड पैराग्राफ, सॉरी थर्ड पैराग्राफ। मिला? मैम उसपे Yes, ma'am. डन है ना। उसमें थर्ड पैराग्राफ में लास्ट सेकेंड लाइन, ड्यू टू द कंसिस्टेंट डिपोजिशन इट डेवलप्स अ टेरेस शेप व्हिच इज एट a higher level than flood plains. This
new sediments of the flood is called khadar. मैम ये डिपोजिशन एक बार फिर से रिपीट करो। हाँ, 108 के पेज पे थर्ड पैराग्राफ। तो मैम एक खादर नहीं हुआ। हाँ, पर उसी में डिपोजिशन वर्ड दिया है, उसके सिवाय कहीं पे कुछ दिया नहीं है टेक्स्ट में। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ओशन में शायद इसका दिया होगा। ऐसा दिया होगा, हाँ उसमें दिया होगा लेकिन इसमें नहीं दिया है। मैम तो ये अभी क्योंकि इसमें उसकी डेफिनेशन तो नहीं है। हाँ ये डेफिनेशन अगर ऐसा हो तो ओशन में दिया हो तो ओशन में से लिख लो। यस मैम, ऐसा करो। ओके, बांगर बांगर अगेन उसी पेज पे जाओ, उसी मैम उसके ऊपर पैराग्राफ ही। में जाओ, उसके ऊपर ही है बांगर दिया हुआ है, ठीक है। dense forest, sorry, the old alluvium in the plains is called बांगर, इतना ही लिखना है। फिर मैम मिनरल है। हाँ, उसके बाद ये लिख लिया, मिल गया सबको। यस मैम। अब हम मिनरल्स में जाएंगे, मिनरल्स के लिए हम जाएंगे ऑन द पेज नंबर 110। मैम मिनरल के पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं। हाँ फर्स्ट वही है, मिनरल इज द मैटर। मिनरल्स में जाओ 110 पेज पे, फर्स्ट लाइन, मिनरल इज द मैटर व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू नेचुरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड हैज अ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन, राइट, इतना आपको लिखना है। यस मैम। उसके बाद कौन सा है? रॉक। रॉक। मैम सेकंड वाला रिपीट करो ना। मिनरल में जाओ 110 पेज पे, उस पे मिनरल में फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला, ऐसे सेकंड वाला मत बोलो, क्या है वो बोलो, क्योंकि मुझे टर्न करना पड़ेगा पेज। मैम कौन सा? बांगर। बांगर है 108। कहाँ पे रहते हो यार? मैम बांगर 108 पेज पे 1 पेज पे लास्ट सेकंड लाइन ऑफ थर्ड पैराग्राफ, लास्ट सेकंड लाइन ऑफ थर्ड पैराग्राफ 108 पेज पे। मैम यस मैम मैम। 109 पेज में फर्स्ट लाइन है ना मैम, वो आएगी ना। हाँ वही आएगी। अब मुझे बोलने दो, नहीं तो तुम सब कंफ्यूज हो जाते आगे। अब रॉक पे जाते हैं, रॉक है 109 पेज पे, फर्स्ट लाइन। रॉक में जाओ। हाँ रॉक में जाओ और उसकी फर्स्ट लाइन, composite matter made up of one or more mineral is called a rock. Rock can be hard as well as soft, इतना लिखना है आप। मैम सॉफ्ट तक लिखना है। लिखना है तो लिखना, नहीं तो रॉक तक लिखोगे तो भी चलेगा। composite matter made up of one or more mineral is called rock, वो भी चलेगा। क्लियर? यस मैम, क्लियर। अब कौन सा है दूसरा? सॉइल। सॉइल। मैम सॉइल के पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट सेकंड लाइन में। सॉइल का, सॉइल में फर्स्ट नहीं सेकेंड लाइन पूरा, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। सॉइल इज अ थिन लेयर फॉर्म्ड ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक से लेके अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मैम हम ऐसा नहीं लिख सकते इसमें द थिन लेयर ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। वो भी लिख सकते हैं लेकिन सॉइल है क्या वो भी लिखना पड़ेगा, मतलब पूरी 3 लाइन लिखनी पड़ेगी, ये पूरा इसमें पूरा आएगा। ओके ओके नाउ सॉइल डन। नाउ क्वेश्चन 3 पे, आर्चिपेलागस ऑफ इंडिया। आर्चिपेलागस is पेज on नंबर page number 109। आर्चिपेलागस का पूरा टॉपिक लिखना है आपको। ओके। The whole paragraph means the whole topic, not paragraph। मैम ये जो येलो बॉक्स है उसके ऊपर वाला ना कि नीचे वाला भी? नीचे वाला भी, लेकिन पूरा टॉपिक लिखना है विद पॉइंट्स।
मैम बट येलो बॉक्स है उसके नीचे तो मैम ये तो आर्चिपेलागोस का थोड़ी है। देखने दो मुझे, सॉरी, पूरा पैराग्राफ, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ, येलो बॉक्स के ऊपर वाला, ठीक है। मैम येलो बॉक्स के ऊपर वाला ही लिखना है। हाँ, येलो बॉक्स के ऊपर वाला आर्चिपेलागस का फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ। अब आए हम सॉइल। State the types of soil. तो सारी soil state the type of soil of India and give a detailed information. मतलब 6 और 6 soil के बारे में आपको लिखना है. You have to write down about all the 6 soils. ओके मैम। Understood? Alluvial, black, red, laterite, mountain and desert on 112th page. मिला? यस मैम मिल गया। Okay. अब आया next question, classify the minerals. Classify the minerals. मैम पेज नंबर 110 पे Page मिनरल number one, हाँ, page number 110, उसमें classification of minerals में सारा metallic, non-metallic और energy resources वहां तक लिखना है। मैम उसके ऊपर की लाइन लिखनी है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल से नहीं लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में ये 3 सब टॉपिक कर देना, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मैम ये ऊपर की लाइन है तो ऐसा लिख सकते हैं हाउएवर ए जनरल क्लासिफिकेशन कैन बी डन एज लाइन। नहीं, ऐसे लिख सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स आर एज फॉलोज, उसके बाद ये लिखना शुरू कर देना। मैम मिनरल्स में क्या लिखना है? क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स आर एज फॉलोज। और मैम वो फिर उधर दिया ना क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, वहां से बॉक्स का। हाँ चलेगा मैम ये हमें लिखना नहीं ना, आप ऐसे ही टिक करवा रहे हो लर्न करने के लिए। हाँ, मैं तो आपके लिए सिर्फ आपकी डिटेल के लिए, जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो ना तो आपके पास टिक होने चाहिए सारे, क्योंकि पूछे तो कहीं से भी जाएंगे, ठीक है। क्लियर? यस मैम। यस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? मैम टिक द करेक्ट आंसर। Okay, now MCQs are there. Okay, now in MCQs, first पटका हिल्स, अरुणाचल प्रदेश, तो लुसाई कहाँ पे है? बताओ मुझे कहाँ पे है लुसाई? हमने अभी पढ़ा है तो पता ही होना चाहिए ना कि कहाँ पे है। मैम मिजोरम। Lushai Hills in Mizoram. Okay, good. Now, what is the next question? मैम फर्स्ट का आंसर सी आएगा ना? सी नहीं पता, लुशाई आएगा। यस मैम सी आएगा, मिजोरम। लुशाई आएगा, सॉरी लुशाई का मिजो आएगा, मतलब मिजोरम आएगा। उसके बाद आया सी मिजोरम। Who from the following speaks the incorrect statement? क्वेश्चन समझो, पूछा है कि कौन गलत स्टेटमेंट बोल रहा है, फाइंड आउट। तो कौन कौन गलत है? ध्रुवी। हाँ, tungsten, manganese and chromium etc. are non-metallic minerals. No, they are metallic minerals, right? So C is the right answer. मैम टंगस्टन क्या है? टंगस्टन, मैंगनीज और क्रोमियम ये सारे क्या बोलते हैं, ये मेटेलिक मिनरल्स हैं, और वो बोल रही है कि नॉन मेटेलिक है, तो उसने गलत बोला ना ध्रुवी ने। क्लियर? मैं टंगस्टन क्या मेटल होता है मैं वो पूछ रही हूँ। बेटा वो तो मुझे नहीं पता, टंगस्टन इज अ अलॉय,
जो जितने भी जो दूसरे हार्ड रॉक किसी भी मेटल को बनाना होता है तो उसके लिए वो यूज होता है। वो क्या होता है एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट इट्स एन अलॉय। मतलब आप किसी भी मिनरल को मिक्स करके उसको हार्ड करने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज व्हाट इट। देन ओके, नाउ जॉइन द करेक्ट मैचेस। कौन सा स्ट्रेटिफाइड कौन सा है? मैम नीचे ऑप्शन दिए हैं। लाइमस्टोन। स्ट्रेटिफाइड कौन सा है? लाइमस्टोन। मेटामॉर्फिक कौन सा है? बी लाइमस्टोन। मैम मारो। स्ट्रेटिफाइड कौन सा है? ओके मैम, स्ट्रेटिफाइड हाँ, मैं ये पूछ रही थी, स्ट्रेटिफाइड में मार्बल आएगा या लाइमस्टोन आएगा या क्या आएगा? मार्बल। स्ट्रेटिफाइड नहीं, स्ट्रेटिफाइड में मार्बल नहीं आएगा, लाइमस्टोन आएगा। स्ट्रेटिफाइड में लाइमस्टोन आएगा, इग्नियस में ग्रेनाइट आएगा और मेटामॉर्फिक में मार्बल आएगा। अब बोलो कि कौन सा ऑप्शन राइट है? मैम ए ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन और सॉरी डी। कंफ्यूज हो? मैम ए ऑप्शन आएगा। मैम ए ऑप्शन। पक्का कर लो, तुम लोग इतने कंफ्यूज क्यों हो? मुझे ये नहीं पता मैम चल ए रहा आता है। मैम ए मैम ए फाइनल। आता है। ए आएगा। यही आपको इसी सब चीज में आप कंफ्यूज हो जाते हो। ए आएगा। 1 का बी है, लाइमस्टोन है, मेटामॉर्फिक 2 का सी है, मार्बल है, इग्नियस का ग्रेनाइट है, तो वो एक ही आएगा ना, ए आएगा। ठीक है। मैम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यस। मैम सेकंड वाले में टंगस्टन और मैग्नीज वाला आएगा ना? हाँ, टंगस्टन, मैंगनीज और क्रोमियम वाला आएगा, सी आएगा। मैम हम्म, मैं दूसरे डिवाइस से जॉइन कर रही हूँ, आप मुझे एंटर कर दोगे? हाँ कर देते हो। Now give me the answer of fourth. Give me answer of fourth. Read it carefully and give me the answer of fourth. मैम सी। मैम सी आंसर। हाँ, वेस्टर्न घाट का स्प्रेड नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ थोड़ी ना फैला हुआ है। And from alongside the Arabian Sea coast. Western Ghats have more height in north region. Western Ghats are called Nilgiris in Karnataka. Karnataka में ऑप्शन ए। Western Ghats are have more height in north region. Western Ghats are spread north-south in unbroken form along the Arabian Sea coast. C वाला तो right answer है. Western Ghats have more height in north region ऐसा लिखा हुआ है हमारे में. ढूंढो, ये स्टेटमेंट है. ये तीसरे 3 स्टेटमेंट तो मैंने देखे हैं. ये Western Ghats have more height in north region तो मैंने नहीं पढ़ा भाई. तो मैम हमें इसमें जो ट्रू है ना मैम उसको आंसर बनाना है ना मैम। हाँ, इसमें ट्रू कौन सा है? सी। पक्का सी है? यस मैम। Western Ghats are spread north-south in unbroken form along with the Arabian Sea coast. ठीक है, चलो क्लियर। फिर क्या पूछा है नेक्स्ट? Which plateau is situated near the Aravalli and Vindhyachal? मैम बी Vindhyachal मालवा। और Aravalli के मैम मालवा। मालवा प्लेट्यू। exactly, Malwa plateau आएगा. So this is clear to you all. Plateau नीचे Aravalli and Vindhyachal. Okay, done. मैम अभी चैप्टर 3 ना। तुम लोगों को बहुत जल्दी है. रीडिंग हो गई थी हमारी? तो यस मैम हो गई थी। Okay.
हाँ मैम बोलो। मैम हाँ, फोर्थ एमसीक्यू में क्या आएगा? कौन से एमसीक्यूज में? फोर्थ एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में ए वाला आएगा? बताओ सी भाई क्या वाला। आएगा, मैंने पेज टर्न कर दिया है। मैम फोर्थ वाले में हाँ मैम फोर्थ फोर्थ वाले वाले में सी आएगा। फोर्थ वाले में सी आएगा, ठीक है। ओके मैम। अभी भी कुछ डाउट हो तो क्लियर कर लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, तुम लोगों को वर्कशीट मिल गई? जी मैम। नो मैम। नो मैम नहीं मिली। मैम चैप्टर 2 की? नहीं, 9th चैप्टर की। नो मैम, वो तो नहीं। नो मैम। चैप्टर 2 की तो मैंने भेज दी है कब से। यस मैम, चैप्टर 2 की तो आ गई। चैप्टर 2 लास्ट मिली, उसके बाद नहीं। 9th वालों को नहीं, 9th की चैप्टर की अभी तक नहीं मिली है। मैम नो आपने मैम सेकंड चैप्टर की लास्ट मिली, उसके बाद कोई भी नहीं मिली। ओके, मैंने ये कब से, अच्छा ठीक है, मैं आज वापस तुमको भेज देती हूँ, आपको मिल जाएगा। मैम हाँ बच्चा बोलो। मैम आपने 1, 8, 13 एंड 2 चैप्टर की भेजी। अरे हाँ 1, 8, 1, 2, 8, 13 और 9 इतनी मैंने भेज दी है। 9 मैम ने भी भेजी है। मैम 9 नहीं मिली, बाकी सब मिल गई। हाँ मैम 14 की मिली है ना? 14 की भेजी है मैंने। नो मैम। नो मैम हाँ, नहीं मिली। ये क्या लेती है मैम यार? 13 की मैम मिली है, 14 सेकंड के बाद कोई भी नहीं मिली। नहीं, सेकंड के बाद नहीं, मैंने 9 की भेज दी है कब की। मैं आज इंटीमेशन दे दूंगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपका दोनों मिक्स हो जाएगा, मैं 14 की और 9 की एक साथ हो जाएगी अभी, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। चलो, मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड, ये हमें अब बात करनी है, राइट। यहाँ पे हम बात क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 वर्ल्ड वॉर्स, मतलब कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस कंडीशन में हुई थी, क्यों हुई थी। पहले में हमने क्या बात की? अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वी हैड डिस्कस्ड, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मींस व्हाट, व्हाई and how second world war happened, that we मैम are going to चैप्टर 3। discuss. Yeah, chapter 3 we are going to. ओके। एक मिनट मैं एडजस्ट करती हूँ मेरा कैमरा। मैम चैप्टर का नाम बोलो तो। मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। नाउ सी, मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड, इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की, राइट, दैट हैपेंड and after the first world war, second world war happened between 914 to 1990, right. तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 14 से 19 तक चला। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? एक मिनट, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू यू ऑल। मैम आ रही है। मैम आ बेटा जिसको नहीं आ रही है ना, वो काइंडली फिर से ज्वाइन हो जाओ ना। अब देखिए, हम पहले ये बात करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने साल तक चला? 1914 टू 1990, ठीक है, ये पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ
1939 to 1945, राइट। तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर ली इन अ लास्ट चैप्टर. Now we are going to discuss about the Second World War, right? Now, what were the reasons of the First World War that we are going to discuss now? कि क्या ऐसे reasons थे कि जिससे इतना लॉस होने के बाद, इतनी कंट्रीज, बहुत सारे लोगों को मरने के बाद, इकोनॉमिकली सब कंट्रीज कंप्लीटली ब्रेकडाउन होने के बाद भी कंट्रीज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया? मतलब ऐसी क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ही, राइट? दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, राइट? नाउ movement towards a new world, right? So global trends between the two world wars, यानी हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सिचुएशन थी, क्या थी, क्यों थी, ये सब हम बात करेंगे इस चैप्टर, राइट? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीपल बिकेम इकोनॉमिकली पुअर. बहुत सारे कंट्रीज, एक कंट्री की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे सारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए थे, मतलब पुअर हो गए थे. यस प्रिशा, एनी क्वेश्चन? मैम वो गलती से हो गया था, मैंने लोअर कर. Economical poor. The immediate government in power were unsuccessful in improving this condition. मतलब कि बहुत कोशिश करने के बाद, क्योंकि 5 साल 6 साल तक वॉर चला है, तो उसके बाद गवर्नमेंट के पास तो कोई रूम तो नहीं है मैजिकल के चलो मैजिकल स्टिक चला लिया और सब कुछ ठीक हो गया. यानी बहुत साल होने के बाद वॉर के भी, तो भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सारे कंट्रीज की डिस्टर्ब ही थी, मतलब इकोनॉमिकली उसके बाद वो बहुत सालों तक डेवलप नहीं हो पाए. पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, मतलब लोगों को है ना एक डेमोक्रेसी, क्योंकि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हुई थी ना वो सारी वॉर्स में थी, तो लोगों के विश्वास उड़ गया था कि डेमोक्रेसी कुछ नहीं कर सकती. डेमोक्रेसी में लीडर्स अपना ही सोचते हैं और हमारा कोई सोचता नहीं है, यानी डेमोक्रेसी पे से उनको विश्वास ही उड़ गया था. डिक्टेटरशिप बिगेन इन सम कंट्रीज which become a driving force for the second world war. और उसके बाद सबको क्या लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डेमोक्रेसी के कारण ही हुआ, राइट? क्योंकि कंट्रीज रन नहीं कर पा रही थी अच्छे से, तो सबने डिक्टेटरशिप्स आई, जैसे कि इटली में डिक्टेटरशिप आई, जर्मनी में हिटलर आया. इटली में देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज म्यूसोलिनी, वो आया, तो वो भी डिक्टेटर ही था. तो ये सारे डिक्टेटर्स जैसे जैसे रोल में आए, जैसे जैसे पावर में आए, तो इन लोगों को भी यही मेंटालिटी थी कि हमें तो वॉर करना है और हमें देश दुनिया को जीतना है, तो ये उनकी भी मेंटालिटी थी. सो दिस वाज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल. So, driving force for the Second World War. Let's study the following series of events in this respect. अब हम बात करेंगे 4 चीजों की जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. मतलब ये 4 रीजंस थे जिसके कारण हम लोगों ने, यानी पूरे वर्ल्ड ने सबसे और बड़ा डिस्ट्रक्शन फेस किया. दैट वाज न्यूक्लियर वेपन्स. पहली बार हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया गया था, राइट? तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन जो जनरेशन से जनरेशन ने सफर किया बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और उसके रीजंस कौन सी कंट्रीज रीजन थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, उसकी बात करेंगे. अब सबसे पहले हम बात करते हैं फेसिज्म इन इटली, राइट? हम सबसे पहले बात करेंगे इटली की. अब इटली क्या था? इटली एक ऐसा कंट्री था जो बहुत ही ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने बहुत ज्यादा सारे अलाइड नेशंस को हेल्प की थी. उसने बहुत ज्यादा सोल्जर्स उसके हेल्प करने में, और वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स मरे थे. उन्होंने बहुत सारा इकोनॉमिकली वो उन्होंने सफर किया था, फिर भी उन्होंने वॉर की थी और उसमें वो जीते भी थे. इटली वॉज विथ अलाइड नेशन, राइट? लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होने के बाद जो पावरफुल
जो पावरफुल स्टेट्स थे जैसे कि यूएसए है, देन रशिया है, ब्रिटेन है, इन लोगों ने क्या किया, उनको जो अच्छे अच्छे फायदे वाले जो स्टेट्स थे, जो कंट्रीज थे जो हार गए थे, उनके जो रिसोर्सेज थे वो उन लोगों ने लिए, राइट। और इटली को कुछ भी नहीं दिया, इटली को दिया लेकिन ऐसे स्टेट्स दिए जो उनके लिए कोई फायदा नहीं कर सकते थे, मतलब उनके लिए कोई रिसोर्सफुल नहीं थे, क्योंकि उनको फ्यूचर में वो स्टेट्स या फिर वो रिसोर्सेज काम आए, राइट। या उनके बॉर्डर के पास नहीं थे, उनके कंट्री के पास नहीं थे, तो कोई इटली के लोग थोड़ी ना वहां पे गवर्नमेंट जाके वहां पे काम करेगी। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा फेस की इटली ने। यानी इटली कैसे हुआ था कि जब दो बिल्ली लड़ती है एक रोटी के लिए, तो दो बिल्लियां लड़ती है तो जैसे बंदर रोटी लेके चला जाता है, तो इटली का भी यही हाल हुआ था, राइट। जैसे कि बंदर है, ये यूएसए है, ब्रिटेन है, ये रशिया है, इन लोगों ने अच्छे अच्छे स्टेट्स ले लिए, और बेचारे ये जर्मनी है, फिर इटली है, जापान है, ये सारे बेचारे बिल्लियां बन के रह गई, कि वो लड़ती ही रही लेकिन उनको कुछ मिला हाथ में नहीं। तो उसका उन लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, मतलब इटली की गवर्नमेंट में, इटली की, कि हमने इतनी मेहनत की, हमने लड़ा, और फिर भी हमको कुछ नहीं मिला, राइट। तो फिर वो दिमाग में उनके था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और फिर वो क्या हुए, अगेंस्ट हो गए, सारे जितने भी कंट्रीज थे, जो अलाइड नेशंस कंट्रीज थे, वो उनके अगेंस्ट हो गए, और फिर पूरा उनका शुरू हुआ, और फिर उसके बाद वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई। सो इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटली वॉज ऑन द साइड ऑफ द विनिंग नेशंस एंड फॉट फॉर दोज नेशंस, मतलब इटली किसके साथ था, अलाइड नेशंस के साथ था, और उसने बहुत अच्छे से लड़ाई भी की। मैम या व्हाट इज डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप मतलब कि एक रूलर ही होता है कंट्री का, जो पूरी कंट्री को रूल करता है, और वो जो डिसाइड करता है, डिक्लेयर करता है, वही राइट होता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, कोई लॉ नहीं होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, जो डिक्टेटर बोले वही सही। दैट इज व्हाट डिक्टेटरशिप। ओके। ओके, so in the winning nation and fought for those nations, it incurred a massive expenditure of $12 billion. मतलब इटली को कितना नुकसान हुआ था, $12 मिलियन का उन्होंने नुकसान किया था। देन मिलियन नहीं, सॉरी, $1 बिलियन, 6 लाख सोल्जर्स उनके मर गए थे, इमेजिन। और येट द अदर विनिंग नेशन टुक ओवर द चॉइसेस टेरिटरीज, पर वो जितने दूसरे अलाइड नेशन थे वो अच्छी अच्छी टेरिटरीज लेके गए, और इटली को कुछ नहीं दिया। इग्नोरिंग इटली, इटली वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए इटालियन गवर्नमेंट क्या थी, बहुत ही गुस्सा थी कि इन लोगों ने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ऐसी दिमाग में उनके पहले से ही था। A nationalist feeling was hurt for the Italian considered its government responsible and more than eager to avenge the national humiliation as soon as possible. और इसी के कारण उन लोगों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, और जो गवर्नमेंट थी, इटली की गवर्नमेंट थी, उन लोगों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, और उन लोगों ने सोच लिया था कि जैसे मौका मिलेगा ना, कुछ भी होगा ना, तो हम ये अलाइड नेशंस को तो नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे जो भी हमारी क्या बोलते हैं, हमारी ह्यूमिलिएशन हुई है, मतलब हमको अच्छे से जो हमने काम किया है उसका हमें अगर फायदा नहीं हुआ है, तो फिर आप बहुत अच्छे से काम करो, आप अच्छे से, आपको बोला जाए कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, आपने बहुत अच्छे से काम किया, सब कुछ किया, और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आपको इंसल्टिंग फील होगा कि नहीं होगा। तो सेम विथ इटली, in order to salvage Italy from such a dire situation, Benito Mussolini launched a fascist party. इसलिए फिर अब एक डिक्टेटर आया, ये बोले ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये मेरा निकल जा रहा है आज, एक मिनट, हाँ, मुझे एडजस्ट करने दो मेरा कैमरा। So
उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, एक दूसरा लीडर पावर में आया, उसका नाम था बेनितो मुसोलिनी। ही केम्स इनटू द पावर और उसने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था फेसिस्ट पार्टी। फेसिस्ट पार्टी करके उसने पार्टी बनाई, राइट। तो वो फेसिस्ट पार्टी बनाई और उसके बाद उसने है ना एक सिंबल बनाया। सिंबल में उसने क्या किया, मुसोलिनी केम इनटू द पावर, right? He had made a party that is known as a fascist party. अच्छा શું થાય છે કે મારે એટલું નથી? He had made a fascist party, right? और उसने है ना एक सिंबल बनाया, उसमें क्या किया, उसने बहुत सारी स्टिक्स ली और स्टिक्स को पूरी बांध दी, राइट। उस तरह से उसने एक अपना सिंबल बनाया कि अगर हम सब साथ में रहेंगे तो हमें कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। तो he has a bundle of sticks and axe, a symbol of supremacy in the Roman Empire। ये जो एक सिंबल था वो उसने लिया उसके लिए। Fascism has evolved from the Italian word fascige। fascige का मतलब होता है पावर, राइट। उसके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल, उसका fascige का मतलब यानी इटालियन वर्ड है। फैसिस्ट पार्टी का मतलब ये होता है, फैसिज वर्ड में से आया है, जिसका मतलब होता है कि अल्टीमेट कंट्रोल, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल। तो ऐसा उसने नाम इसीलिए रखा। फिर उसने है ना मुसोलिनी ने एक सिंबल के साथ एक स्लोगन भी रखा कि वन पार्टी वन लीडर, यानी हमारे इटली में सिर्फ एक ही पार्टी है और उसका एक ही लीडर है, वो मुसोलिनी। इस तरह से उसने ये शुरू किया। फिर उसने शुरू किया क्या, लोगों को वॉलंटियर्स बनाया कि आओ तुम सब सोल्जर बनो, कि हम वॉर करेंगे, हम अपना बदला लेंगे और हमारी कंट्री को मूव और पावरफुल करेंगे। तो इस तरह से इटली में मुसोलिनी ने वॉलंटियर्स खड़े किए और आर्मी बनाई और बहुत ही पावरफुल आर्मी बनाई उसने उस वक्त। who wore black uniform after coming to power। मुसोलिनी और फिर वो पावर में आ गया, तो अब उसने सोचा कि अब मुझे और ज्यादा पावरफुल होने के लिए मेरे आजू बाजू वाले स्टेट्स मुझे कंट्रोल करने पड़ेंगे। तो उसने टर्की पे हमला किया। वहां पे रोड्स और डोडेकैनस करके दो आइलैंड्स थे जो बहुत ही अच्छे थे रिसोर्सेज के हिसाब से, उसको कंट्रोल कर लिया, मतलब उसको जीत लिया। ये ऑल्सो वन। फिर उसके बाद वो आगे गया और फिर उसने अल्बानिया करके जगह है, अल्बानिया कंट्री है, एब्दीजिनिया कंट्री है, वो कंट्रोल किया। फ्यूमे फोर्ट इन 1924। मतलब धीरे धीरे उसने क्या किया, मुसोलिनी ने, यानी फेसिस्ट पार्टी जो इटली की पार्टी थी, उसने धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट्स और कंट्रीज को अपने कंट्रोल में कर लिया क्योंकि उसको पावरफुल बनना था। After this victories, Mussolini snapped all ties with the League of Nations। League of Nations बना था ना, हमने पढ़ा अभी सेकेंड चैप्टर में, क्योंकि जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारे जितने भी अलाइड नेशन है उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया था कि अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं करेंगे। तो मुसोलिनी के बोले कि हम इटली को कुछ मिला नहीं है तो हम लीग ऑफ नेशन के साथ क्यों रहे। तो उसने लीग ऑफ नेशन के साथ जितने भी टाइज थे वो सारे तोड़ दिए एंड जॉइन द रोम बर्लिन टोक्यो एक्सेस। मतलब फिर रोम, बर्लिन और टोक्यो यानी जापान था, फिर रोम था, यूरोप था, और उसके साथ जर्मनी, इन सब के साथ वो मिल गया और बोला कि अब हम जब भी लड़ाई करेंगे तो हम साथ में रहेंगे। एक्सेस thus इटली became responsible for the second world war। तो एक रीजन इटली भी है कि जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही यही था कि हमें बदला लेना, और जब आप बदले की सोचते हो तो लड़ाई होती ही होती है, राइट। या बोलने से लड़ाई होती है या झगड़े से लड़ाई होती है। तो इस तरह से लड़ाई हुई और राइट होती ही है, सच में होती है कि नहीं। आपको किसी पे गुस्सा हो 2 दिन 3 दिन, फिर आप कितना कंट्रोल करोगे, फिर वो लड़ाई करते ही हो आप, आपकी वो आ ही जाता है, राइट।
तो वो सेम इटली के साथ भी हुआ। तो इटली का जो गुस्सा था, जो ह्यूमिलिएशन था, जो इंसल्टिंग उनको फील हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसको बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा फेज आया। क्लियर एवरीवन? मैम हाँ बोलो बच्चा। मैम ये चॉइसेस टेरिटरीज क्या होती है मैम? चॉइसेस टेरिटरीज यानी जैसे कि आपके पास बहुत सारे आप लोगों ने जैसे कि 3 फ्रेंड्स हो और 3 फ्रेंड्स में से आप लोगों ने कुछ जीता, राइट? तो उसमें आपको एक टीवी मिला, फिर एक मोबाइल मिला और एक आयरन मिला, यानी इस्त्री मिला। तो एक ने तो टेलीफोन ले लिया कि मुझे टेलीफोन मोबाइल चाहिए, एक ने टीवी ले लिया और आपको आयरन दिया। तो आपको लगेगा साला मेरे को आयरन लेके मैं क्या करूंगा, घूमूंगा? तो ऐसा मतलब चॉइसेस टू टेरिटरी। तो इटली के साथ भी ऐसा ही हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जो अलाइड नेशन ने थे, वो जो अच्छे अच्छे कंट्रीज थे, जो उनको कमा के दे सकते हैं, रिसोर्सेज जिसके पास अच्छे हैं, उनसे वो सारे ले लिए और इटली को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही दे दिया कि ये तुम लो, जो को कुछ फायदा ही नहीं दिला सकता था। तो इस तरह से उन्होंने सफर किया। ठीक है, मैम तो आपको म्यूसोलिनी जो इंसल्टेड था, का फील होगा ना? हाँ मैम म्यूसोलिनी जो था वो इटली का था। हाँ, इटली का था। ही वाज मींस व्हाट वी से citizen of Italy. Yeah. ओके। Any other question? Clear till here? Fascism in Italy समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलो, कौन रीड करेगा? First yes, Meet Patel read. Yes, ma'am. Ma'am, from Pessim in Italy. हाँ नहीं स्टार्टिंग से पढ़ो बच्चे। Okay. After the First World War, people became economically poor. The immediate governments in power were unsuccessful in improving these conditions. People lost trust in democracy. Dictatorship began in some countries, which became a driving force for the Second World War. Let's study the following series of events in this respect. First, fascism in Italy. Second, Nazism in Germany. Third, Nazism in Germany. Militarism in Japan. militarism in Japan. Fourth, global depression 1929 to 1932. Okay. Now Prisha read. Yes, ma'am. Fascism in Italy. In the First World War, Italy was on the side of the winning nations and fought for those nations. It incurred a massive expenditure of $12 billion, lost lives of 6 lakh soldiers. Yet the other winning nations took over the choicest territories. Ignoring Italy, Italy was very angry and frustrated. Its nationalistic feeling was hurt, for which Italians considered its government responsible and was no more than eager to avenge this national humiliation as soon as possible. In order to salvage Italy from such a dire situation, Benito Mussolini launched the fascist party. He adopted a bundle of sticks and axes, a symbol of supremacy of Roman Empire, as a symbol of his party. Fascism has evolved from the Italian word fascismo or fasces, which means absolute control of the states on all living things. Mussolini Maxim was one party, one leader. He gave military training to his party volunteers who wore black uniforms. After coming to the power, Mussolini captured Rhodes and Dodi. मैम ये क्या लिखा है? Rodicanus. Dodicanus, Iceland from Turkey. He also won Albania, Abyssinia, and from Port in 1924. After this victories, Mussolini snapped all ties with the League of Nations and joined the Rome, Berlin, Tokyo axis. Thus, Italy became responsible for the Second World War. Okay. हम लोग को आयुर्वेद
Okay, now this is fascism in Italy. Understood? Yes. Okay. Now हम बात करेंगे नाजीज्म इन जर्मनी. अब हम जब नाजीज्म की, अभी मैं इसको ब्रीफली नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझा दे रही हूँ क्योंकि फिर हम रीडिंग भी करेंगे और सब करेंगे. तो नाजीज्म इन जर्मनी, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त की बात की थी कि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होने के बाद, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उनसे जितने भी रिसोर्सेस थे, जितने भी उनके प्लेसेस थे, वो सारे जर्मनी से छीन लिए गए. उनको एज अ क्या बोलते हैं कि एज अ व्हाट वी कैन से स्लेव, एज अ स्लेव उनको रखा गया बाय अलाइड नेशन कि तुम हमारे नौकर हो, ये जर्मनी हमारी नौकर है, हम उनसे तुमसे सब काम करवाएंगे. तो बिकॉज ऑफ दैट दे फील वेरी ह्यूमिलिएटेड, राइट, क्योंकि लोग वहां के बहुत ह्यूमिलिएटेड फील करने लगे, उनको बहुत इंसल्टिंग फील किया. क्योंकि वो जो ट्रीटी हमने बात की थी फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, एक ट्रीटी ऑफ वर्साइली साइन हुआ था. वो ट्रीटी ऑफ वर्साइली में ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे अलाइड नेशन के कि जिन्होंने पूरे जर्मनी को कंट्रोल कर लिया था. और बेचारे जर्मनी के खुद के पास कुछ नहीं था. जैसे कि आपके घर पे आके कोई आपके घर पे कंट्रोल कर ले और आपको बोले कि आप ये करो, वो करो, ये करो, आप इतना खाओ, इतना मत खाओ. यानी आपका घर है, आपके पास सब कुछ है, आपके रिसोर्सेज है, और आपको कोई ऑर्डर करना है, राइट. तो आपको कैसा इंसल्टिंग फील होगा, ह्यूमिलेटिंग फील होगा कि नहीं होगा. तो वैसा ही इटली के बाद जर्मनी को भी फील होने लगा था. और उसके बाद जैसे म्यूसेलिनी करके जो डिक्टेटर बना इटली में, उसी तरह से जर्मनी में भी एक डिक्टेटर आया जो एक्चुअली सोल्जर था. नाजीज्म यानी हिटलर, हिटलर पहले क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सोल्जर था, राइट. और उसने ये सब कुछ देखा तो उसको बहुत ही गुस्सा आया, मतलब ही फेल्ट कि मेरी कंट्रीज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है. और वो बहुत ही स्मार्ट था, ऑरेटर बहुत अच्छा था, बोलता बहुत अच्छा था. तो उसने क्या किया, अपनी छोटी सी पार्टी बनाई और छोटी सी सोल्जर्स की टीम बनाई, और फिर धीरे धीरे उसने इतना सारा बोला. अपना नरेंद्र मोदी कैसे अच्छा अच्छा बोलता है, करे ना करे वो दूसरी बात है, बोलता अच्छा है. तो उसी तरह से हिटलर भी बहुत अच्छा बोलता था. मैं हिटलर के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ उसको, बट ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑरेटर, मतलब बहुत अच्छा बोलता था. आप बोलो तो, आप सुनो तो ऐसा लगे कि हाँ ये तो सही बोल रहा है, ऐसा. तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना नाजीज्म करके पूरे जर्मनी में अपना कंट्रोल कर लिया, मतलब सबको कंट्रोल कर लिया. और 1919 में उसने नाजीज्म करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी करके एक पार्टी बनाई जिसको नाजीज कहा जाता था, राइट. और वो उसका प्रेसिडेंट बना, और फिर उसके बाद वो लीडर बना, और फिर उसने क्या किया, डिक्टेट करने लगा द होल वर्ल्ड. तारी पास सो दैट व्हाट ही हैड डन, राइट. उसके बाद अपना उसने खुद का सिंबल बनाया. फिर वहां से नाजी यानी हिटलर बहुत ही बेकार था, વધારે લઈ जा. हिटलर हिटलर बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, ऐसा बंदा था कि जो किसी दूसरे के पावर में आना नहीं चाहता था. तो जो नाजीज थे, जो आर्यंस थे, जो एक कास्ट होती है, एक रेस होती है, उनके लोगों को उसने जर्मनी में रहने दिया, और दूसरे जितने भी दूसरे थे उन सबको मार डाला. जिप्सीज थे, फिर ज्यूइश थे, उन सबको मारा, मतलब होलोकास्ट किया. होलोकास्ट में क्या करता था वो, कि एक बहुत बड़े चैम्बर्स बनाए जाते थे, गैस चैम्बर्स, राइट. और उसमें लकड़ों की, जैसे ट्रेन होती है ना, वैसे ट्रेन के डिब्बे जैसे लकड़े के डिब्बे बनाए जाते थे. और उसमें गैस, एक ही खड्डा होता था, उसमें 300-400 लोगों को डाल दिया जाता था. जैसे जिप्सीज थे तो जिप्सीज को डाल दिया, जूइस थे तो जूइस को डाल दिया. और फिर है ना, गैस चैम्बर में एक पॉइजनस गैस डाली जाती थी, और पॉइजनस गैस डालने से वो जब इनहेल करते थे तो वो सारे 1 मिनट या 2 मिनट में सब मर जाते थे. तो उस तरह से उसने लाखों लोगों को मारा, मीन्स ही हैड किल्ड lakhs of people in such a way. वो बिलीव करता था डिसेबल पीपल, जिसकी आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो मेंटली डिसेबल है, उनको भी मार डालो, उनकी भी जरूरत नहीं है. तो इस तरह से नाजीज, मतलब हिटलर ही वाज वेरी क्रूएल, यानी उसने
बहुत ज्यादा लोगों को मारा, राइट? हाँ, सो दिस इज व्हाट हिटलर वाज, उसकी हम बात करेंगे। तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ओके क्लास, टुडे वी विल कीप इट टिल हियर ओनली। ओके मैम। बाय। चलो बाय बाय। बाय मैम। मैम आज ऑफलाइन क्यों नहीं हुआ? ओके अब क्या होता है, अब बोलो किसको प्रॉब्लम आया? मैम प्रॉब्लम नहीं है, रीडिंग के लिए इंटरेस्ट है। एक अच्छा बाद में देखा था। अब देखो उसके अंदर क्या है ना कि फायर ऑफ विंग्स के अंदर वो कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी ना, उनमें से एक छोटा सा उनका जो चाइल्डहुड का पोर्शन है ना, उसमें से एक पोर्शन वो उन्होंने निकाला और यहाँ पे चैप्टर के रूप में रखा हुआ है, बराबर है। तो वो बताते हैं कि वो एक बहुत अमीर नहीं थे वो लोग, वो एक मिडिल क्लास फैमिली लाइक अस वो थे, तमिल फैमिली में थे, उनका जन्म हुआ था। और ये जो आइलैंड था वो रामेश्वरम टाउन इन द अर्नेस्ट वाइल मीन्स अर्नेस्ट वाइल मद्रास, जब चेन्नई को मद्रास के नाम से जाना जाता था, द स्टेट मद्रास, तब उनके फादर का नाम जैनुलब्दीन थे और हैड नाइदर मच फॉर, उनको वो कोई खास पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही उनके पास कुछ खास पैसा पाई था, मीन्स इतने अमीर नहीं थे उनके डैड। लेकिन इन सबके बावजूद दिस डिसएडवांटेज, ये जो पैसों की कमी और ये जो डिसएडवांटेज था, ही प्रोसेस ग्रेट इनेट विजडम, कि उनमें एक अच्छी एक ऐसी क्वालिटी थी, एक ऐसा नेचर था उनका कि विजडम एंड ट्रू मीन्स अच्छे और सच्चे इंसान थे, मीन्स एक बहुत ही अच्छी आत्मा थी। He had an idle helpmate in my mother, और उनको वैसे ही अच्छी और सच्ची एक उनकी लाइफ पार्टनर मीन्स उनकी जो मदर थी आशी अम्मा, वो उनकी माँ भी उनकी मम्मी भी बिल्कुल वैसी थी। I do not recall the exact number of people she fed every day, क्योंकि मुझे सही में पता नहीं है कि भाई कितने लोग एक हमारे रोज आके हमारे ना यहाँ पे खाना खाते थे, कभी हमने गिनती नहीं करी। लेकिन आई एम क्वाइट सर्टेन दैट far more outsider ate with us than all the members of our own family put together, कि हमारे घर के लोग मैं सही तर कितने आदमी होते थे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये तो मैं तय करके कह सकता हूँ कि हमारी जो फैमिली थी उससे ज्यादा लोग होते थे बाहर के जो आकर खाना खाते थे रोज हमारे साथ। अब कौन रीड करेगा? ठहरो। रेज हैंड किसने करे हैं? प्रीशा पढ़ो बेटा। यस मैम। और देखो पहले प्रीशा पढ़ेगी, फिर देवांशी, फिर ध्वनित, बराबर है, फिर माही, जूही, तन्वी, ठीक है। one पैराग्राफ, गो अहेड। ओके। एंड जो जिन्होंने रेज करे ना हैंड वो बात के लिए अभी डाउन कर दो। I was one of many child, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was very large,
Pakka house made of limestone and brick on the mosque street in Rameshwaram. My austere father was to avoid all inessential comforts and luxurious. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. Now wait, कि I was one of many children कि उनके जो parents थे उनके एपीजे कलाम जो है वो अब्दुल कलाम ये एक ही बच्चा नहीं था, और भी बहुत सारे बच्चे थे, तो उनमें से ये एक थे और हाइट में कम थे, बट रादर अनडिस्टिंग्विश लुक, और देखने में भी कोई खास सुंदर नहीं थे, मगर उनके जो ये जो साधारण सामान्य सा दिखने वाला इंसान जो बच्चा था जिनकी हाइट ज्यादा नहीं थी, वो एक ऐसे माँ बाप के घर पैदा हुआ था जो टॉल एंड हैंडसम थे, मीन्स लंबे, हाइट अच्छी थी और सुंदर भी दिखते थे। कि वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, कि हम सब लोग अपने पुश्तैनी घर के अंदर, एंसेस्ट्रल मीन पुश्तैनी, यानी जो बाप जो इनके जो फादर थे उनके फादर उसी घर में जो रहते हो ना, पुश्त दर पुश्त, तो पुश्तैनी घर में रहते थे, which was built in the middle of the 19th century. ये घर 19th century की मिडिल के अंदर, मीन्स मध्य जो बीच का जो ड्यूरेशन था तब बनाया गया था। It was fairly large पक्का हाउस, मीन्स की काफी बड़ा और पक्का घर था, ईट सीमेंट और सबसे My austere father used to avoid all the inessentials, comforts and luxuries. कि उनके जो फादर थे ना वो काफी सादे, सिंपल बट स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही ज्यादा, और वो बेफालतू के कंफर्ट्स मीन्स लग्जरीज वो प्रोवाइड नहीं करते थे। लेकिन हाउएवर फिर भी जो जरूरतें होती थी, जो नेसेसिटी होती थी, वो प्रोवाइडेड फॉर, वो उनको मिलती थी, जैसे कि खाना और कपड़े, मेडिसिन, जब उन्हें जरूरत होती थी वो उन्हें मिल जाती थी, मगर ये बेफालतू की फिजूल की जो लग्जरीज, जो कंफर्ट्स होते थे वो नहीं मिलते थे। एंड हिज फादर वाज स्ट्रिक्ट इन प्रोवाइडिंग दैट थिंग्स। इन फैक्ट आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि भाई उनका, मेरा जो बचपन था, मीन्स एपीजे का जो बचपन था वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर था, सुरक्षित था, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली, मीन्स मटेरियलिस्टिक थिंग से भी और भावनात्मक भी। इमोशनली कैसे? क्योंकि फादर एंड मदर आर दैट फॉर द इमोशनल सपोर्ट। मटीरियल इसके लिए खाना, कपड़े, दवाइयाँ, that is materialistic thing and that you need it, necessity, that is also been provided. So in that case his childhood was very secure. Next, read now. किसको बोला था बाद में पढ़ने को? किसका टर्न था? Yes, ma'am. The second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reason I have never been able to understand, a sudden demand for turmeric seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. A day collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines. In Dinamoni, our area being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the
suspension of the train at Lameswaram station. The newspaper now had to be burned and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanukodi. The post my cousin Samsuddin was distributed newspaper in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I feel the throat. Samasuddin helped me learn my first wages half a century later. I can still feel the surge of pride in learning my own money for the first time. हाँ देखो कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था इन 1939 एंड उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम की उम्र 8 साल की थी. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seed erupted in the market. कि भाई किसी कारण ये tamarind क्या होता है पहले ये बताओ चलो. What is the meaning of tamarind seed? हल्दी. हल्दी मैम. हल्दी क्या बेटा? यस मैम हल्दी. 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 तो हल्दी के बीज तो इमली 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 इमली. यस इमली. हेलो इमली की वो जो इमली के जो बीज होते हैं ना ब्राउन ब्राउन होते हैं. यस मैम. मैम मैं रिजॉइन हूँ. क्या? मैम मैं रिजॉइन हो रहा हूँ मैम क्योंकि मेरे में सबकी मैम आपकी स्क्रीन ही चिपक गई. ओके कोई बात. अब क्या होता है देखो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम होता है 1939 के अंदर. एपीजे अब्दुल कलाम की उम्र 8 साल की होती और किसी कारण उन्हें समझ में नहीं आता कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एकदम से ये इमली और उनके जो बीज होते हैं वो चचुका कचुका क्या बोलते हो तुम लोग, उसकी डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर. एंड आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. कि मैं ये सारी सीड्स को इकट्ठी करता था और जाके वहां पे जो प्रोविजन शॉप थी, जो किराने की दुकान थी मस्जिद के पास गली में, वहां जाके मैं बेच देता था. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना. पूरे दिन कलेक्ट करके मेरे को मैं जाके बेचता तो लगभग मेरे को 1 आना मिल जाता. मेरा जो ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है बहन का जो हस्बैंड वगैरह होते हैं वो. कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मेरे को हमेशा स्टोरीज बोलते रहते थे वॉर के बारे में, which I could later trace. और वो बाकी जो स्टोरीज मेरे को सुनाते थे वो बाद के अंदर वो हेडलाइन के अंदर मेरे को पढ़ने को मिलती थी दीनामणि में. अब ये जो दीनामणि इज अ नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन जो उनके एरिया, अवर एरिया वाज बीन आइसोलेटेड मींस अकेला अटूला थोड़ा दूर पड़ा हुआ था, कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. और वहां पे वॉर से कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था, एकदम अलग थलग ही पड़ा हुआ था, कोई लेना देना नहीं. लेकिन जल्दी इंडिया को फोर्स करा गया था कि वो एलाइड फोर्स में ज्वाइन हुए. क्यों? कोई बोल सकता है मुझे व्हाई इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन टू द एलाइड फोर्सेस? वुड एनीवन लाइक टू गिव मी आंसर? मैम हमारे एसएस में ना अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट हुआ है, इसलिए अभी हमें मतलब कि वो अभी आया नहीं है. मैं बता राइट. यस मैम मैं बता. एक्चुअली के अंदर वी पीपल वर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स. हम पर ब्रिटिशर्स राज करते थे. ब्रिटिशर्स वर आवर रूलर्स. और हमारी इच्छा हो कि ना हो, we were the part of the country once. तो हमारे जो उनकी आर्मी के अंदर जो हमारे इंडियन सिपाही थे, सोल्जर्स थे,
उनको जबरदस्ती वहां वो जाएंगे, ऑर्डर देंगे, वी हैव टू फॉलो इट। ओके, इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द एलिट फोर्सेस। और एलिट फोर्सेस में क्या था कि इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सब एक जगह पे थे, बराबर है। जापान, इटली एंड जर्मन वर ऑन द अदर साइड। मैम वो हाँ बेटा, मैम द आर्मी ऑफ यूके, यूएस एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना मैम? हाँ बेटा, वही बात हो रही है। फिर देखो कि ये बात हो रही थी और वो लोग उनको जबरदस्ती वहां पे जाना पड़ा था क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। अब जो पहली कैजुअलिटी जो उनको, यानी कि पहला जो नुकसान जो उनको भोगना पड़ा, वो ये था कि वहां पे जो रामेश्वरम में वो लोग रहते थे, वो जो स्टेशन था, वहां पे अब ट्रेन रुकती नहीं थी, बराबर। अब रामेश्वरम रोड और वहां पे रुकती नहीं थी, तो न्यूज़पेपर के बंडल्स न्यूज़पेपर उनको मिलते नहीं थे, तो न्यूज़पेपर जो है वो बंडल करके फेंके जाते थे चलती ट्रेन के अंदर। रामेश्वरम रोड और रामेश्वरम रोड के रामेश्वरम रोड पे फेंके जाते थे। कहाँ पे भी? रामेश्वरम और धनसुकोडी के बीच का एक एरिया था, वहां पे। अब उनके जो कजिन थे शमसुद्दीन, वो क्या करते थे, दैट फोर्स माय कजिन शमसुद्दीन, की जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे रामेश्वरम के अंदर, उनको एक मदद की जरूरत थी कि जो ये बंडल्स फेंके, अंडरलाइन करो अब ये, एज इफ वाला, to look for a helping hand to catch the bundle, as if naturally I filled a slot. ये अंडरलाइन करो, ये ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा तुम्हारे, बराबर है, एज इफ वाले में, कि भाई उनको एक एक मदद की जरूरत थी कि भाई वो जैसे न्यूज़पेपर फेंकते हैं तो उसके बंडल्स को कैच करो, एज इफ नेचुरली। और ये तो बिल्कुल जैसे कि ये नेचुरली था कि आई फील्ड अ स्लॉट, की वो जो कमी थी हेल्पिंग हैंड, वो मैंने फुलफिल करी। शमसुद्दीन हेल्प मी ऑन माय फर्स्ट वेज, और इसी तरीके से उनकी कजिन ने उनको हेल्प करी उनकी पहली कमाई अर्न करने में, कमाने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. और बाद में कुछ सालों के बाद देखो, और मीन्स थोड़ा सर्च ऑफ प्राइड, मीन्स मेरे को ये गर्व अनुभव होता है कि भाई मैंने अपनी पहली कमाई खुद अपने आप कमाई, और वो भी पहली बार। See, the first earning, the first salary is always important and it gives you joy throughout your lifetime. बराबर है? Every child is born with some inherited characteristic. Sorry, कौन पढ़ने वाला था? वो रीड करेगा। Now, who are the raising hands? Please put your hands down. हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलो। हाँ बोलो, क्या बात है ध्वनीत? श्योर बेटा। Yes. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment, and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my three brothers and sisters. I had three close friends in my childhood: Ramanatha Shastri, Arvindan, and Shiva Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because our religious differences
and upbringing. In fact, Ramadana Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaran temple. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaran temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. अब देखो क्या होता है कि ये तो उन्होंने बताया कि भाई पेरेंट्स कैसे थे, उनका रूप रंग कैसा था, उनके पेरेंट्स की क्या क्वालिटी थी, उन्होंने कैसे अपनी फर्स्ट अर्निंग इनकम उन्होंने कमाई, अपने खुद के पैसे कमाए। अब वो अपनी क्या नाम है स्टूडेंट लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक into a specific socio-economic and emotional environment and trained in a certain way by the figure of authority. कि भाई हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ इनहेरिट होता है, मीन्स उनके पेरेंट्स के फोर फादर से या फिर उनको ये कोई ना कोई क्वालिटी इनहेरिट होती है। ये समाज का जो सामाजिक आर्थिक या फिर जो इमोशनल जो एनवायरनमेंट उनको घर पे मिलता है, उसके अंदर हर घर के कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन संस्कृति ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं, उसके अंदर वो ट्रेन होते हैं बाय द बड़े लोग उन्हें सिखाते हैं संस्कार वगैरह, बराबर है। तो यही एक क्वालिटी आई इनहेरिट द ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर एंड फ्रॉम माय मदर, कि भाई मेरे में भी मीन्स एपीजे में भी ईमानदारी और आत्मशिष्ट मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन की जो ये जो क्वालिटी है वो उनको उनके पेरेंट्स में उनके फादर और मदर से मिली थी। एंड आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माय 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मेरे के अंदर भगवान में विश्वास रखना और अच्छाई सच्चाई ये सारी चीज मुझ में और साथ साथ मेरे 3 भाई बहनों में भी थी। अब आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स और मेरे 3 बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। एक रामानंद शास्त्री, अरविंदन है ना, शिव प्रकाशन, ये 3 फ्रेंड थे ये लोग। अब ये सारे जो बॉयज थे ना वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज को बिलोंग करते थे और बचपन के अंदर उन लोगों में से कोई भी डिफरेंस नहीं लगता था, किसी को भी कुछ अलग या कुछ ऐसा लगा नहीं अपने आप में कि धर्म अलग है, ये मुस्लिम इस्लाम धर्म के हैं, वो ब्राह्मण है, ऐसा कुछ भी नहीं। साथ साथ ही वो लोग सब पढ़े बले इकट्ठे। रामानंद शास्त्री क्या थे, वो एक सन ऑफ ए पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे जो रामेश्वरम टेम्पल के जो महंत थे, हायर जो सबसे बड़े पुजारी थे, उनके बेटे थे। बाद में उन्होंने रामेश्वरम मंदिर के ही पुजारी पना का जो जॉब था वो उन्होंने अपनाया लक्ष्मण मतलब रामानंद शास्त्री में। फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से जो अराविंदन थे ना, उन्होंने अपना एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चालू करा फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट के अंदर वो यात्रा के लिए नहीं लेकर जाते हैं, अलग अलग बस सर्विसेज वगैरह करते, वैसा उन्होंने काम धंधा चालू करा। और जो शिव प्रकाशन है ना, उन्होंने केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर लिया था सदर्न रेलवेज के अंदर, जो रेलवेज के अंदर केटरिंग बिजनेस चलाते हैं ना, खाना पीना पेंट्री, वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स एवरीबडी वाज सेटल्ड इन हिज और हर ओन वे, बराबर है। अब कौन रीड करेगा? मैम माय टर्न। मैम तन्वी। ओके तन्वी, गो अहेड बेटा। मैम मेरा टर्न था। ओके मैम। माही, तो पढ़ो बेटा। यस मैम। मैम आफ्टर माही कैन आई? श्योर बेटा।
During तो the मैम माही के बाद तो मेरा टर्न है मैम। ठीक है, तुम्हारा टर्न है। ओके, अब पढ़ो बेटा। During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. हाँ, अब क्या होता है ड्यूरिंग द एनुअल सीता राम कल्याणम सेरेमनी। अब साउथ के अंदर शादी को वो लोग कल्याणम बोलते हैं, बराबर है। अब एनुअल मीन साल के अंदर जब सीताराम कल्याण मीन भगवान राम और सीता माता की जो शादी का जो सेरेमनी होता है ना, सही साउथ के अंदर वो लोग क्या करते हैं मालूम है? आप साउथ में जाओ ना तो आपको मंदिर में दर्शन करना हो ना तो पहले आपको पूछ परछ करनी पड़ती है कि भाई क्या ये ड्यूरेशन भगवान के दर्शन के लिए है भी या नहीं है, क्योंकि वहां पे अलग अलग समय पे वो कुछ ना कुछ फंक्शन चलते रहते हैं। शिव पार्वती का कल्याणम करते रहते हैं। मीन्स वो लोग है ना भगवान की शादी का जो तिथि वगैरह आती है ना, तो उनकी वो शादियां ना महीने चलती रहती है। तो ये भगवान सीता और राम की जो शादी थी ना, उसका ड्यूरेशन चलने लग रहा था। और उसके अंदर जो उनकी फैमिलीज थी, मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम की जो फैमिलीज थी, मीन्स के उनके जो धर्म के जो लोग थे, वो लोग बोट्स अरेंज करते थे। एक पर्टिकुलर दरिया के बीच में या वहां पे ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, मंडप बनाया जाता था, और वहां पे भगवान राम और सीता माँ की वो जो कहते हैं ना मंडप मीन्स हॉल मंडप पे भगवान की मूर्तियां ले जानी पड़ती थी, बराबर है। स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, वहां पे भगवान की मूर्तियां लेकर जानी पड़ती थी भगवान की, और वहां भगवान की मंदिर से लेकर जाते थे जहाँ पे शादी होती थी, मीन्स मंडप पे। और वो पॉन्ड के मीन्स तालाब के बीचों बीच, लेक के बीचों बीच होता था। एंड और उस जगह को राम तीर्थ बोलते हैं, which was near, और जो उनके घर के नजदीक था। Events from the Ramayana, from the life of the prophets were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. और रामायण में से कुछ किस्से और प्रोफेट मोहम्मद की जो लाइफ स्टोरीज होती थी, उनके लाइफ के बारे में बताना, ये सारी जो स्टोरीज थी वो उनकी मम्मी और उनकी दादी माँ उनको ना रात को सोते समय जो स्टोरी टाइम होता है ना, ये सारी स्टोरीज उनको सुनाती थी। उनके फैमिली के अंदर हर बच्चों को उनके बारे में पता था। नाउ जो जिसका भी टर्न है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रीड करो बेटा। मैम कैन आई स्टार्ट? स्टार्ट। Okay, ma'am. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim one. In accordance with our social ranking, if the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. अब क्या होता है कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तो रामेश्वरम एलिमेंट्री में पढ़ते थे स्कूल में, और उनके वहां पे एक नया टीचर आया, और ये एपीजे कलाम एक कैप पहनते थे। सी द मुस्लिम पीपल यूज्ड टू वेयर व्हाइट कलर नेट का क्रोशे का बना हुआ एक व्हाइट गोल्ड कैप पहनते हैं, उन्होंने वो कैप पहनी हुई थी, जिससे पता लगता था कि ये मुस्लिम है।
और मैं हमेशा कि वो है ना फ्रंट रो के अंदर बैठा करते थे, जहाँ रामानंद शास्त्री वो सेक्रेट थ्रेड मीन्स वो जनेऊ वो होती ना, वो क्या जनेऊ बोलते हैं हम लोग, तो वो पहनते हैं, वो नहीं ब्राह्मण लोग वो 3 डोरा ऐसा कुछ पहनते हैं, जनोई, क्या बोलते हैं? हाँ जनोई, जनोई जनोई। हम लोग हिंदी में Yes. जनेऊ बोलते हैं, हम लोग गुजराती में जनोई बोलते हैं, तो वो जनोई पहनते थे। अब जो नया टीचर आया ना, उसके पेट में दर्द हो गया, उसकी ये बात, उसका पेट हजम डाइजेशन नहीं करता, डाइजेशन खराब था, कि भाई एक हिंदू पंडित का, पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ कैसे बैठा, वो चीज उनको हजम नहीं हुई, he couldn't digest it, and in accordance with our social ranking, और समाज के अंदर जो थोड़ा बहुत भेदभावनाएं हैं, उसको देखते हुए हमारे जो नए टीचर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जाके पीछे जाके बेंच पे बैठ जा। मुझे बहुत दुख हुआ, उनको बहुत दुख हुआ, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत दुख हुआ, और ये लोग अटरली डाउनकास्ट, उनको बहुत ही दुख और डिप्रेशन हुआ कि भाई मुझे पीछे की रो में जाके लास्ट बेंच में उनको बिठा दिया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, और वो बिल्कुल रोने जैसे हो गए थे जब मुझे यानी कि APJ अब्दुल कलाम को पीछे की रो के अंदर बिठाया गया था, और व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, लेफ्ट और लास्ट, और ये एक जो छाप थी, इमेज थी, वो चीज उनके मानस मन में असर कर गई। सी द 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को धर्म वर्म का कुछ ज्यादा वो नहीं होता है। इनफैक्ट मैं तो कहूँ ना, तुमको भी नहीं होता इतना, बिकॉज माय किड्स आर ऑफ सेम एज ऑफ यू पीपल आर, तो उनको कुछ खास पता नहीं होता। कई बार व्हाट हैपन, जब हम लोग मैं मेरे मतलब घर के अंदर बड़े लोग अब जब बात कर रहे होते हैं ना, तो इवन माय डॉटर यूज्ड टू से ये कुछ नहीं होता, एवरीबॉडी आर इक्वल, then I used to say yes, everybody are equal, then she used to tell me, then why people talk like this, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, and she is right। अब तुम लोगों को भी इतना कुछ मालूम नहीं है कि एक्चुअली में है क्या चीज, because you people have not seen the discrimination, you people have not seen the differences। slowly and gradually जो हमारा समाज है, our society is also developing, वो भी डेवलप कर रही है, जहाँ पे धर्म का भेदभाव कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट व्हेन वी पीपल वर स्मॉल, जब हम लोग छोटे थे तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता, एंड नाउ पीपल आर, जब जो आपकी जो आप जब बड़े होंगे, आपकी शादियां होंगी, आपके बच्चे होंगे, उनमें तो आई विश बिल्कुल भी ना है, बराबर है। तो यहाँ पे इस गांव के अंदर ये ऐसा ये जो नए टीचर आए, उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस करा, इस वजह से वो असर उनके दिल के अंदर हमेशा से रह गया। सब लोग कहते हैं कि भाई ये खराब है, वो खराब है, ये धर्म के लोग ऐसा करते हैं, वो धर्म के लोग ऐसा करते हैं, बट हैव यू एवर थिंक कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? हैव यू फाइंड आउट द कॉज बिहाइंड इट? नहीं ढूंढा। One should think of it, सोचना चाहिए बेटा। देखो हमने कहते हैं कि ये खराब, वो कर, कोई खराब नहीं होता, not a single person is bad, बराबर है। बैड क्या होता है? सिचुएशन, टाइम, मैम मैं ऐसे वो खराब होता है। हाँ मैम, वो Yes, टाइम बेटा, और बोलो हाल मैम और टाइम और हालात उसको बुरा बनने पे मजबूर करते हैं। यस, समय और सिचुएशन इंसान को बुरा बना देता है, बाकी कोई इंसान बुरा नहीं होता। अगर आप किसी हार्डकोर क्रिमिनल से बोलोगे, पूछोगे, और उसकी सिचुएशन में उसके शू में पैर रख के देखोगे, यू विल थिंक, यू विल नॉट जज हिम रॉन्ग। हर इंसान अपने हिसाब से सही होता है, बट उसके बाद आपको ये देखो ज्यादा सही क्या है, ज्यादा गलत क्या। अभी यहाँ पे आप बोल रहे हो
कि भाई जा पीछे जाके बैठ जा। क्यों भाई वो पीछे जाकर क्यों बैठे? क्या गलती कर दी उसने? चलो क्लास में अगर वो आवाज कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, तो टीचर पढ़ाने के तौर पे बोल सकता है जा जाके पीछे बैठ जा, चाहे दूसरे लोग आवाज कर रहे हैं तो यू वुड गेट द कंपनी। आई थिंक ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अ टीचर शुड मैनेज द क्लास। जो पीछे आवाज कर रहे हैं उनको भी आप समझो कि वो आवाज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर वो समझाने से नहीं समझ रहे देन लीव इट टू देम, उन पर छोड़ दो। Don't spoil the time and energy of other people who had come to learn. अब ये करने से उनका दिन खराब हुआ। दिन इन द सेंस उनको बुरा लगा, दुखी हुए, रोए, तो उनके दिन खराब हुए। बराबर है? तो सब लोग बोलते हैं ये खराब वो खराब। अरे पर उन्हें तुम फैसिलिटी दोगे, उनके लिए कुछ आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे, तो वो लोग भी खराब नहीं होंगे। They would also become। अब किसको मारना, काटना, खून बहाना पसंद होता है? किसको पसंद होता है? वो तब करते हैं जब एक हाइट आ जाती है, लिमिट आ जाती है, उनकी कोई सुनता नहीं है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। करें तो क्या करें? परिवार भूखा मर रहा है, घर में खाना नहीं है, कहाँ से पैसा कमाए? क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। आदमी खुद भूखा रह सकता है, खुद बीमारी में काम कर सकता है, मगर जब उनके बच्चे, उनके माँ बाप वो बीमार दिखते हैं, वो परेशानी में दिखते हैं ना, तकलीफ में दिखते हैं ना, वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। ये वो बात ये है। अब देखो सिंपल एक बात बोलती हूँ, अगर तुम्हारी मम्मी को कोई कुछ कह दे तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। क्यों? मगर आप कुछ भी कहो तो चलेगा, मगर कोई दूसरा कोई बोलेगा अब लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं। हाउ कुड दे? सी दिस इज द इमोशनल फीलिंग ऑफ बीइंग अ सन टू प्रोटेक्ट योर मदर। तो वैसे ही जो इंसान गलत काम कर रहा है या जिसको हम गलत कह रहे हैं, उनके मन में उनका परिवार भी तो होगा ना बेटा, बराबर है कि नहीं? उनके लिए भी तो फीलिंग्स होगी ना। तो ये यहाँ पे ये जो उनको पीछे बैठने को बोला, वो असर उनके दिल में कर गया। ठीक है, अब कौन था नेक्स्ट पढ़ने के लिए? मैं पूरी करो। हाँ चलो जूही पढ़ो। Okay, ma'am. After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of the innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब देखो स्कूल के बाद वो लोग अपने घर गए, अपने पेरेंट्स से ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बारे में उन्होंने बोला अपने पेरेंट्स को, भी आज हमें टीचर ने ना पीछे बिठा दिया। तो बच्चों में खास आदत होती है कि कुछ भी होता है सबसे पहले जाके बोल देने, एंड दैट इज गुड ऑल्सो, बराबर है। तो लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया, चल भाई आई रिपोर्ट ले ली, ठीक है, एंड इन आवर प्रेजेंस और हमारी हाजिरी में उनको बोला गया कि भाई यहाँ पे ये जो धर्म का असमानता है ना, मतलब कि जो धर्म जो सोशल इन समाज में जो इनइक्वालिटी है और जो धर्म के अंदर जो भेदभाव है उसका जहर यहाँ पे मत फैलाओ, और ये जो मासूम बच्चे हैं उनके दिमाग में ये जहर मत डालो। ये बच्चे मासूम हैं, इनको धर्म क्या है, सब उनको सारे धर्म एक जैसे लगते हैं,
सबके साथ वो बातचीत करते हैं, सबके साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो वो लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो तुम ये समाज के अंदर जो धर्म का भेदभाव है, ये जहर इन बच्चों के मन में मत डालो, इनके दिमाग में मत डालो, और इस गांव में तो मत डालो। बराबर है? कि ब्लंटली, और वो एकदम ब्लंटली बोलते हैं, बोल्डली बोल देते हैं कि इन बच्चों से या तो तुम अपोलोजाइज करो, मीन्स माफी मांगो। बराबर है? इनसे आप सॉरी बोलो, माफी मांगो, या तो फिर स्कूल छोड़ के चले जाओ, ये जो आइलैंड है रामेश्वरम छोड़ के आप चले जाओ। इतना ही नहीं, जो टीचर है ना, नॉट ओनली द टीचर रिग्रेट इज, ना ही उनकी अपने बिहेवियर से उनको दुख हुआ, बल्कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, लक्ष्मण शास्त्री ने अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। मीन्स उनका ये जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था, उनका ये मानना था कि ये जो है ना, ये यंग टीचर का जो बिहेवियर है वो उन्होंने कन्विक्ट अल्टीमेटली रिफॉर्म। अब स्टार्ट करो, कौन था दूसरा? कोई भी नहीं। मैम कैन आई रीड? हाँ बेटा पढ़ो। Okay, ma'am. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher, Siva Subramaniam Iyer, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife, as was something of a rebel, he did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds would mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop and develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. मैम क्या हुआ? मैम कर दिया रीड। ओके बेटा। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social group. कि हालांकि ये जो हमारा ये जो पूरा छोटा सा ये जो गांव था, तो हमारा छोटा सा समाज था रामेश्वरम का, बराबर है, तो बहुत ही रिजिड था, रूढ़िचुस्त टाइप का था, कि अलग अलग समाज के वहां पे ग्रुप थे। लेकिन मेरे जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो एक रूढ़िचुस्त ब्राह्मण थे विथ अ कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत ही रूढ़िचुस्त में जात पात ऊंच नीच और इन सब में मानने वाली थी, धर्म वगैरह में। वो समथिंग ऑफ अ रिबेल, वो थोड़ा रिबेलियस टाइप की, मीन विरोध करने वाली थी। And he did his best to break the social barriers, so that the people from varying backgrounds could mingle easily. लेकिन उनके जो टीचर थे वो भी बहुत ही मतलब सक्षम थे कि जो सोशल बैरियर है, जो समाज के जो ढांचे हैं जहाँ पे रुकावट है, जो हिंड्रेंस है, वो तोड़ के, और जो अलग अलग धर्म के लोगों को मानने वाले लोग आकर आसानी से मिक्स हो सके, ऐसे मानने वाले थे। तो ही यूज्ड टू स्पेंड, वो मेरे साथ बहुत सारे कई सारे काफी समय तक, घंटे की घंटे, कलाकों की कलाक मेरे साथ बात करते रहते, आवर्स एंड आवर्स स्पेंड। एंड वो कहते थे, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। तो क्या मैं तेरे को वहां देखना चाहता हूँ कि तू इतना डेवलप कर, इतना तू प्रोग्रेस कर कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो, जहाँ सारे हाईली एजुकेटेड लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े शहरों के अंदर रहते हैं, वहां जाके तू अपना, तेरा डेवलपमेंट हो, तू इतना प्रोग्रेस करे। मैं चाहता हूँ तू इतना आगे बढ़। चलो नेक्स्ट, हु विल रीड? कैन आई रीड? श्योर बेटा, पढ़ो।
One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shivasu Brahmanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shivasubramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Iyer house wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. ओके, नाउ सी क्या होता है कि एक दिन मेरे सर ने मीन्स साइंस के जो टीचर थे उन्होंने उनको खाने पे मीन्स डिनर पे इनवाइट करते। अब उनकी वाइफ डर जाती इस ख्याल से कि एक मुस्लिम लड़का उनके घर में आएगा, खाना खाएगा, उनके सात्विक, धार्मिक, पवित्र, एकदम साफ सुथरे किचन के अंदर। वो मना कर देती है कि शी रिफ्यूज टू सर्व मी ना, कि वो किचन में रसोई में बिठा के, क्योंकि साउथ के अंदर उनको और ये क्या अपने घर में ज्यादातर अपना जो इंडियन कल्चर है, कोई खाना खाने आता है तो अपन उसको किचन में बिठा के, जैसे अपना लोगों का स्टाइल होता है, नीचे पटरे वगैरह बिछा के, पटला वगैरह और आसन बिछा के खाना खिलाते हैं कि वैसे खिलाने का, मगर वो मना कर देती है। तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर was not perturbed, मतलब वो नहीं रोके, ना ही परेशान हुए, ना ही वो गुस्सा होता अपनी वाइफ के ऊपर, बल्कि उनकी बजाय अपनी वाइफ की बजाय खुद अपने हाथ से उनको सर्व करते हैं, उनको बिठाते हैं और साथ में डिसाइड टू ईट हिज मील, और साथ में खुद भी बैठ के खाना खाते हैं। वहां पे उनकी वाइफ उनको किचन के पीछे के दरवाजे से खड़ी खड़ी देख रही थी। I wondered whether she had observed my difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. तो मेरे ख्याल से उन्होंने देखा होगा कि क्या डिफरेंस, क्या भेदभाव या क्या उन्होंने अलग लगा होगा कि जैसे मैं चावल खा रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ, या जहाँ पे वो मैंने खाना खाया तो जैसे अपने खाना खाने के बाद जो गिर जाता था वो साफ करते हैं, वो साफ करा खाना खाने के बाद। क्या अलग चीज उन्होंने देखी जो हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग करते हो, और बीइंग अ मुस्लिम मैंने करी, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट। मेरा मुंह था जैसे दूसरे लोगों का मुंह होता है, जैसे वो लोग खाते हैं, व्हाई दिस पीपल आर एंटरिंग नाउ, वैसे ही हम खाना खाते हैं। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? बराबर है। आई वाज लीविंग द हाउस, तो जब मैं घर जा रहा था, घर जाने के लिए निकला, तो उनके सर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उनको इनवाइट करते हैं टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो क्या वो कहते हैं कि अब नेक्स्ट वीकेंड पर भी तू आना और हमारे साथ खाना खाना। और ऑब्जर्विंग माय, और उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ हाँ कहने के लिए, तो मेरे को बोलते हैं, he told me not to get upset, ज्यादा दुखी मत हो, ज्यादा टेंशन मत लो। Once saying that such problems have to be comforted, कि ये तो तकलीफें है ना, आती जाती रहती है। बराबर। When I visited his house next week, और जब मैं दोबारा उनके नेक्स्ट वीकेंड उनके घर गया, तो वो देखते हैं कि उनकी सर की जो वाइफ है, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की जो पत्नी है,
वो उनके वहां पे बैठी है चुप में, उन्होंने खुद अपना उनको किचन में ले जाती है और उनको खाना सर्व करती अपने खुद के हाथ से। See, the teacher changed the mindset of his wife. वो लोग अय्यर हैं। साउथ इंडिया के अंदर अय्यर ब्राह्मण्स आर वेरी फेमस। दे आर हाई कास्ट ब्राह्मण। ओके, ये ब्राह्मण्स होते हैं। We'll see next time. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye beta. Bye beta.